हाय फ्रेंड्स। आज हम हैं बहुत ही खास इंसान के साथ। हमारे सामने हैं राहुल टंडन जी, जो आनंद राठी में इस समय मैनेजर, लखनऊ में मैनेजर पोस्ट पे हैं। लगभग 17 से 18 साल का एक्सपीरियंस है इनको इस शेयर स्टॉक्स में। तो आज की खास मेहमान से हम खास बातें करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं आज का दिन भी बहुत खास है, आदमी भी बहुत खास है हमारे पास। आज थी मंथ एक्सपायरी। हालांकि मंथ एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होती है, लेकिन आज वेडनेसडे को एक्सपायरी हो रही है वीकली। और और आने वाले 1 तारीख को बजट आने वाला है। तो आइए बात करें हम राहुल जी से। राहुल जी, क्या एक्सपेक्टेशन है बजट की? नमस्कार रवि जी। आपके सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और जैसा कि इस समय सबसे हॉट टॉपिक इस समय बजट है, जो 1 फरवरी को यूनियन बजट आने वाला है। तो उसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कुछ गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ नॉर्मल पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ कॉरपोरेट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो बजट ओवरऑल बहुत ज्यादा लुक्रेटिव नहीं रहेगा, लेकिन चूंकि हम सभी जानते हैं कि 2024 में इलेक्शंस हैं, लोकसभा के इलेक्शंस हैं, जिसमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा पब्लिक का। जैसे कि जो हम 80C के अंतर्गत जो हमारी बचत होती है टैक्स की, जो 1,50,000 है, में भी हो सकता है कि वो बढ़ा के 2,50,000 की जा सकती है। ऐसी आकलन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कर रहे हैं। तो अगर ये हो जाता है तो बाजार के लिए काफी अच्छा रहेगा। राहुल, हमें तो लग रहा है कि आप ना ये जो रूमर्स चल रही हैं उसको लेके चल रहे हैं। 2015 से मेरे ख्याल से इस एग्जामिशन को बढ़ाया नहीं है। और जो गवर्नमेंट पिछली बार न्यू रिजाइम लेके आई है, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि ठीक है, तुम अगर नहीं करना चाह रहे हो कोई भी सेविंग्स, तो तुम इस न्यू रिजाइम को लेके चलो और टैक्स भर दो। देखिए, वो न्यू रिजेम तो अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ लुक्रेटिव नहीं रहा। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको भी ये लगता ही होगा। मोस्टली ज्यादातर लोग पुराने रिजिम को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ छूट की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब ये इलेक्शन भी इस वजह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा। अब आप आए हैं काम की बात पे। अब आपने पकड़ी है रफ्तार। तो राहुल, अब ये बताइए कि ये जो जो मार्केट चल रहा है इस समय, आप देखते हैं कि सुबह मार्केट जहां से शुरुआत करता है लगभग वहीं पे पहुंच जाता है। हालांकि वो अप्स एंड डाउन्स लेता है और वहीं पे जाके बंद हो जा रहा है। 18,110 अभी चल रहा था। तो ये बताएं कि क्या बजट के बाद, जो मेरा मेन क्वेश्चन है आपसे, बजट के बाद कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बढ़ने वाले हैं? और जो निवेशक है वो किन शेयरों पे फोकस करे अभी, कि ऐसे शेयर जिससे उसकी वेल्थ क्रिएशन हो, इस पे मुझे बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस बार जो मेनली जो फोकस करेगी बजट में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा। और चूंकि जितने भी हाउस होल्ड स्पेंडिंग को बढ़ाना भी एक पॉइंट होगा गवर्नमेंट के लिए। तो अगर ये सारी चीजें पॉसिबली अगर हो गई बजट के अंतर्गत, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज हैं, जिसमें एक पीएनसी इंफ्रा है, आईआरबी इंफ्रा है, ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें आप लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, मैरिको है। क्योंकि अब जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वो कंजम्पशन करेगी ही। और हमारा भारत पूरी तरह से कंजम्पशन थ्योरी पे चल रहा है। और अगर स्पेंडिंग्स बढ़ती हैं, लोगों के टैक्स में थोड़ी सी छूट मिलती है, तो लोग स्पेंड करेंगे ही। तो मुझे लगता है कि ये जो दो सेक्टर हैं वो अच्छे रहेंगे। और तीसरा एक सेक्टर बहुत ही लुक्रेटिव इस समय लग रहा है, वो है आईटी सेक्टर। राहुल, आप क्योंकि एफएमसीजी की बात करते हैं, मैं आपको रोकूंगा एक बार। ये मैं बात करता हूँ डीमार्ट की, सुपर एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करता हूँ। ये लगभग 5,000 पहुंच गया था, अभी इस समय 3541 पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या लगता है, क्या इस पे निवेश करना उचित है इस समय? काफी जी लुक्रेटिव बिल्कुल। दाम पे मुझे दिख रहा है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वैल्यूएशंस हैं, वैल्यूएशंस अच्छी हैं इसमें। और एक्सपेंडिंग बहुत अच्छे से हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको 5,500 से 6,000 का भाव इसमें देखने को मिल जाएगा। अच्छा।
हाँ, अगर तो लॉन्ग थोड़ा। आप बात कर रहे थे निफ्टी आईटी की। काफी शेयर्स गिर गए थे, जो मून लाइट वाला जो कार्यक्रम चल रहा था उसकी वजह से आईटी के जो शेयर्स थे काफी निचले स्तर पे आ गए थे। टीसीएस हमने देखा था कहाँ 4,000 पहुंच के वो 3,000 तक रेट पे आ गया था। तो उस पे जी बताएं। हमें भी लग रहा है कि जिस तरह निफ्टी आईटी बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कुछ अच्छे स्तर पे पहुंचने वाला है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखेंगे कोविड का जो उसमें आईटी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई के आसपास थे, बहुत तेजी में चले थे। अब जैसे जैसे कोविड खत्म हुआ उसके बाद आईटी अपने पीक को टच करके वापस से नीचे आने लगा। और अभी भी उसमें काफी अच्छी वैल्यूएशंस हैं। जैसे अभी आपने टीसीएस देखा था, कंपनी ने उसका बायबैक निकाला था 4,500 रुपए प्रति शेयर का, लेकिन करेक्ट। अभी भी आज की तारीख में वो 3300-3400 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। हम्म। तो अब कंपनी ने बायबैक निकाला है, इसका मतलब है कि कंपनी को लगता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी में वैल्यूएशंस हैं, हम्म। उसकी वैल्यू है एक शेयर की 4500 रुपए, इस वजह से उसने पब्लिक से इसको परचेज किया। तो हम्म। मेरे हिसाब से आईटी अब बाउंस बैक करना चाहिए, यहाँ से मूवमेंट होना चाहिए। और बहुत सारी जो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, तो वो भी एक माध्यम होगा आईटी कंपनीज को प्रॉपर वैल्यूएशन देने का। राहुल, एक शेयर है टाटा एलेक्सी। इस पे मेरी बड़ा नजर रहती है। ये एक समय पे 400 रुपए था, मेरी बाइंग थी 400 रुपए की, वो पहुंच के 10,000 पहुंचा, अभी 6,500 पे है। अभी भी मुझे लग रहा है एक अच्छी जी, बाइंग दिख रही है मुझे टाटा एलेक्सी पे। आपका क्या टेक है उस पे, अगर आपने रिसर्च करी हो तो? देखिए टाटा एलेक्सी में जो एक बहुत बड़ी बाइंग आई, वो इसलिए आई क्योंकि वो सेमीकंडक्टर और चिप में के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, जिसमें जिसकी वजह से वो जो आप तेजी की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली उसी वजह से आई है। बट अभी भी अब आने वाले समय में जो ईवीज और पे ज्यादा फोकस हो रहा है, तो मेरा मानना है कि टाटा एलेक्सी पे एक बाइंग बनती है, बन रही इसको है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है। जी। राहुल, इस समय एक और शेयर जो मेरी नजरों में है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज 569 रुपीज 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है इस समय वो। और काफी पोटेंशियल लगता है मुझे इस शेयर्स पे, इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। फिर भी इसमें गिरावट आई है। आजकल एक नया फैशन चल गया है, अगर नतीजे मुताबिक ना आए तो भी शेयर गिर जाता है, हालांकि नतीजे अच्छे आए फिर भी। तो एसबीआई पे क्या जी, टेक होगा आपका? देखिए एसबीआई, अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में देखें, बैंक्स में देखें, तो एसबीआई एक बहुत बड़ा बैंक है। और नॉर्मली मैक्सिमम रिटेलर्स के पास में ये शेयर आपको मिल जाएगा। अगर आप 10 इन्वेस्टर से आप बात करेंगे तो मे भी हो सकता है उसमें 6 से 7 लोगों के पास उनके पोर्टफोलियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। इस वजह से बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आता है इसमें, क्योंकि इसकी इक्विटी बहुत बड़ी है। तो ओके। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें अगर आप पीएसयू बैंक लेना चाहते हैं। और दूसरी ये है कि अब एनपीएस पे गवर्नमेंट काफी ज्यादा फोकस कर रही है। हम्म। अगर आप पिछले आपने क्वार्टर के आपने रिजल्ट देखे होंगे, जो भी जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं, अगर आप पीएनबी को ले लीजिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, उनके अब एनपीएस जो पहले डबल डिजिट में हुआ करते थे, अब वो आज सिंगल डिजिट में आ गए हैं। तो करेक्ट। कहीं ना कहीं जो पुरानी गंदगी थी वो अब साफ हो रही है और बैलेंस शीट सुधर रही है। बिल्कुल राहुल, आपने बहुत बढ़िया बात की। एक्चुअली क्या है, जो गंदगी थी वो निकल चुकी है। अब जो जो क्वालिटी ऑफ एसेट्स बैंक एक्वायर कर रही है, राइट। उसके चक्कर में अब बैंक का जो कैपिटलाइजेशन वो भी बढ़िया हो रहा है। ये बात तो मैं भी मानता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। एक शेयर आईआरएफसी, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ बार बार, एक शेयर आईआरएफसी पे भी मेरी बहुत निगाहें हैं। ये शेयर जी ऐसे जी। चला है तो मान लीजिए जैसे रेलगाड़ी जो वंदे मातरम फुल स्पीड से दौड़ने लगी उस तरह से दौड़ रहा है। और जी। बजट के बाद क्या कल आपको लगता है ये शेयर अपने पीक पे पहुंच पाएगा? आ, देखिए अगर आप आईआरएफसी ही नहीं, कोई भी 52 आप रेलवे वीक स्टॉक हाई आप। इसका 37 रुपए है। 52 वीक जी। हाई 37 रुपए, क्या ये कल तोड़ सकता है? क्योंकि मुझे लगता है आपने इंफ्रा की बात की थी। अगर रेलवेज में अच्छा पैसा गवर्नमेंट देती है, एलोकेट जी जी। करती है, तो इस शेयर की क्या चांदी चांदी इन्वेस्टर्स की होने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बढ़ सकता है। और रेलवे स्टॉक्स में खाली आईआरएफसी ही नहीं, आरवीएनएल भी आप परचेज कर सकते हैं। रेलवे में मूवमेंट आएगा, बट बहुत बड़ा मूवमेंट तो नहीं लग रहा है। मे भी हो सकता है महीना 1.5 महीना के लिए ओके। इसमें मूवमेंट रहेगा। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी हम इसको अवॉइड करें आपके कहने जी जी, अनुसार? लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करिए, शॉर्ट टर्म के लिए ले टीवीएस सकते टीवीएस का आज नतीजा आया है, बहुत बढ़िया नतीजा आया है, और टीवीएस आज काफी ऊंचाई पे पहुंचा भी है। तो टीवीएस पे कोई टेक आपका?
टीवीएस मोटर्स बाइंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। ओके। अभी पिछले 1-2 दिन में काफी अच्छा मूवमेंट आया है, ओके। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। तो कुछ आपके फेवरेट शेयर्स के बारे में बताइए जो आपको लगता है इस समय बाइंग करने वाले हैं। ज्यादा पैसे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं शायद वो छोटे शेयर्स को खरीदना चाह रहे हैं कि छोटे अमाउंट पे कुछ शेयर्स मिल जाएं। तो ऐसे कुछ आपकी देखिए, निगाह। मैं रवीश जी आपको बताना चाहूंगा कि मैं आनंद राठी कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, आई एम एम्प्लॉय आनंद राठी। तो कुछ कंप्लायंस होता है जिसमें हम स्टॉक्स स्पेसिफिक कुछ बात नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिए, ये मेरा नहीं एक कोई बात डिस्क्लेमर है ना। मैं तो समझ अगर रहा हम हूँ पूरा। सेक्टर की बात करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा हाँ, तो रेदर किस देन सेक्टर में आप स्टॉक्स। इस समय अपना पैसा लगाना चाहेंगे? एफएमसीजी, एफएमसीजी। एफएमसीजी ओके। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। राहुल, पिडलाइट इंडिया इस समय पिट रहा है, ऐसा क्यों है? क्या रीजन है? पिडलाइट इंडिया के नतीजे हालांकि उतने अच्छे नहीं आए हैं। पिडलाइट इंडिया पिट रहा है, इसके बारे में कुछ टिप्पणी? हालांकि बहुत देखिए, स्ट्रॉन्ग शेयर जितनी भी लगता है मुझे। पेंट कंपनीज हैं उनका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल होता है। ओके। अब क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, कल भी कुछ 2-2.5% कल गिरा है, $87 पर बैरल का रेट आया गया है क्रूड ऑयल का, और नीचे आएगा। तो अब जैसे जैसे क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो जो इनका रॉ मटेरियल है, तो इस वजह से इनकी जो मार्जिन है वो बढ़ेंगे। और आने वाले समय में ये पॉजिटिव रहेगा जितनी भी पेंट की कंपनीज हैं। अब मैंने एक और देखा है, दर्शकों को मैं बताऊं, अगर आप पिडलाइट इंडिया और एशियन पेंट्स के ग्राफ को लेके चलेंगे साथ में तो आपको सेम ट्रेजेक्टरी दिखाई देगी। वो बिल्कुल सिमिलर वे में चलते हैं। अगर आप देखें राहुल, इस पे भी आप देखिएगा एक बिल्कुल, बार। मैंने ये महसूस किया है बिल्कुल, कि एशियन पेंट्स और पिडलाइट बिल्कुल सेम ट्रेजेक्टरी पे चलते हैं। ये है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के मार्केट लीडर हैं। और मैं एज अ इन्वेस्टर मैं एशियन पेंट्स, पिडलाइट इंडिया, इस पे बहुत भरोसा करता हूँ। राहुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे व्यूअर्स या मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ। जो आजकल कॉल्स आ जाती हैं, मैसेजेस आ जाते हैं, टेलीग्राम में ग्रुप्स बन रहे हैं, वहां बोलते हैं, या मनी कंट्रोल पे फोरम्स पे वहां बोलते हैं कि ये शेयर ले लो, 3 रुपए का है, ये बढ़ने वाला है, ब्लास्ट होने वाला है। ऐसे में जो ट्रैप करा जाता है इन्वेस्टर्स को, और पैसा जो इन्वेस्टर्स अपना निकाल लेते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, उसके बारे में बताइए कैसे बचें। क्या टिप्स हैं जो देखा जाए कि इसमें लगाया जाए पैसा कि ना लगाया जाए, जो पेटी पेनी शेयर जिसको हम कहते हैं, जिसमें अपर सर्किट में लोग फंस जाते हैं। जी जी, बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा रवि जी। आजकल ये बहुत कुछ देखने को मिल रहा था पिछले कई सालों से कि 1.5 रुपए 2 रुपए भाव के स्टॉक्स मैसेज के थ्रू आते थे या टेलीग्राम के थ्रू आते थे और लोग उसको बल्क में बाय करने को बोलते थे। अब क्या हुआ है कि सेबी ने इस पे कुछ कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, ब्रोकर्स के ऊपर भी, जिसमें ब्रोकर्स ने इसको ब्लॉक कर दिया है। जिसके भी किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के होल्डिंग में अगर उस टाइप के स्टॉक्स हैं तो वो उस पे ट्रेड नहीं कर पाएगा, ना वो उसको बेच पाएगा और ना वो फ्रेश परचेज कर पाएगा। तो ये बहुत इस पे सेबी की पूरी तरह से नजर है। बहुत बढ़िया न्यूज़ बताई आपने। बहुत ये खैर जानकारी मुझे भी नहीं थी, मैंने मिस कर दी नोटिफिकेशन से भी की। इसका मतलब इस ये जो फ्रॉड जालसाजी चल रही थी, इससे कुछ हद तक निजात मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सेबी इससे पूरी तरह से अवगत है और उसने इस पे प्रतिबंध लगाए हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा। मैं जानता हूँ आप क्लोजिंग टाइम हो रहा है मार्केट का, आप बहुत बिजी होंगे इस समय, वो भी वीकली और मंथली क्लोजिंग में। मंथली पतंजलि, एक्सपेक्ट। पतंजलि रुचि सोया जो पतंजलि एक्वायर किया है, उस पे आपका टेक? क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि जिस तरह से पतंजलि का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये शेयर भागेगा लॉन्ग टर्म में 5,000 की ओर। आपका क्या टेक है उसके ऊपर? जी, इस पे हमारी कोई रिसर्च नहीं है रवीश भाई, अच्छा। इस पे कोई मैंने तो ट्रैक नहीं किया है, आप बच तो रहे इस हैं पे कहने मैं के लिए, कोई मैं आपको समझ रहा हूँ। सलाह नहीं दे आप बच रहे हैं उसको कहने के लिए, मैं समझ रहा पाऊंगा। हूँ। तो आखिरी प्रश्न आपसे, बजट की उम्मीदें, और क्या लगता है कल मार्केट में पैसों की बरसात होगी, हरे पे खुलेगा और मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा, या फिर कल एक फिर से निराशा, हाँ, देखने को मिलेगी मार्केट में? देखिए, बजट तक बाजार बहुत ही तेजी की उम्मीद मत करिए बजट तक। और जहां तक हो सके कि आप कैश इन हैंड लेके चलिए, ओवरनाइट पोजीशन आप अवॉइड करिए, चाहे आप ऑप्शंस में कर रहे हो चाहे बहुत, स्टॉक्स में कर मैं रहे यहाँ हो। पर आपको विराम दूंगा। ओवरनाइट पोजीशंस, बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो कॉल बेच देते हैं, रात में ओवरनाइट पोजीशन को मेंटेन करते हैं, कॉल बेच देते हैं, पुट खरीद लेते हैं।
वन साइडेड ट्रेड करते हैं और अपना बहुत पैसा लुटा देते हैं। ऑप्शंस बहुत बढ़िया जरिया है पैसा कमाने का, लेकिन उसको स्ट्रैटेजिकली आदमी नहीं करके उसमें एक तरफा खेलता है, लक लक मान के खेलता है, और उसमें बहुत पैसा गवा देता है। 18,000 की देखिए कॉल, अठारह रवि हजार जी, की 18,000 की कॉल राहुल कल 2 रुपए की थी और अभी जी 76 रुपए की है, जिसमें वो कॉल बेच दी थी। वो समझ लीजिए आज वो तो नुकसान में, बर्बाद बड़े हो गया नुकसान पे होगा। आ गया है। इस पे प्लीज टिप्पणी जी आपकी जी दो जी। जल्दी से। ऑप्शन बहुत बड़ा विषय है, लेकिन लोगों को लगता है कि कॉल और पुट तक ही वो सीमित रहते हैं, बट उसमें कैसे ट्रेड करना है उसके लिए अगर आप अपने सलाहकार की एक सलाह लें, और या पूरी तरह से उस पे एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेके अगर आप उसमें करें तो उसमें पैसा बनाया जा सकता है। ओवरनाइट कॉल को इग्नोर करें, ये आपका एक मैसेज है इन्वेस्टर्स को। फिलहाल अभी जिस हिसाब से अभी मार्केट कंडीशंस हैं उस हिसाब से ओवरनाइट पोजीशन अवॉइड करना चाहिए। लास्ट, बस आखिरी प्रश्न पूछूंगा। आप आनंद राठी में हैं, आनंद राठी कौन सी एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइड करता है जो डिस्काउंट ब्रोकर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं? और क्या आपके पास बढ़िया आपकी एआई है जो वर्क कर रही है इन्वेस्टर्स को मदद करने के लिए? उस पर 2 मिनट का टेक आपसे लूंगा। देखिए आनंद राठी को 25 साल हो चुके हैं भारत में, और मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, और लखनऊ में भी पिछले 15-16 साल से आनंद राठी का ब्रांच है। और मेन चीज हमारी ये है कि हम कस्टमर सेंट्रिक हैं। कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हम उनको इन्वेस्ट करने की और प्रोडक्ट की सलाह देते हैं। अभी हमारे पास अगर छोटे निवेशकों के लिए बास्केट्स के रूप में हम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, छोटी छोटी, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपीज का रहता अच्छा। है। आप मात्र 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से बास्केट्स के थ्रू आप मार्केट में एंटर कर सकते ये हैं, आपका एक जिसमें यूनिक रिस्क भी प्रोडक्ट कम है। है। ओके। जी जी जी। इसमें हमारे पास स्मॉल केस भी हैं जिसमें 1.5 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। और आप बास्केट के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉपर एक रिसर्च के माध्यम से आप बाजार में आएंगे, जिसमें कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। ये मैं भी वैसे बताऊं, मैंने भी आपका एक बास्केट लिया था और आउट परफॉर्म कर रहा है वो बास्केट मेरे लिए। मैं उसका रिटर्न देखता हूँ जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और आपके जो बास्केट को लिया है उसमें काफी फायदा हो रहा है। तो थैंक यू सो जी मच अपना समय देने के लिए। मार्केट 5 मिनट में लगभग समाप्त होने वाला है और आशा करते जी। हैं कल हरे से खुलेगा मार्केट और सबके चेहरे पे खुशियां होंगी, स्पेशली आपके। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल गिविंग। बिल्कुल, धन्यवाद अभी जी। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद।